Hello again, welcome to everyone on AC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. तो स्टूडेंट्स हमने हमारे QAC का जो प्रीवियस लेक्चर था, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 अभी चल रहा है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी, तो उस टॉपिक के अंदर हम अलग अलग वर्क डिस्कस कर रहे थे और हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क को डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफिंग उसमें कर देता हूं कि प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग जो वर्क है दोनों में क्या डिफरेंस था, ये मैंने आपको बताया था। प्लास्टरिंग का जो पर्पज़ है वो वॉल की एस्थेटिक को बढ़ाने के लिए, अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, और हम प्रॉपर तरीके से पेंट कर पाएँ, पेंटिंग प्रोसेस कर पाएँ, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने प्लास्टरिंग की थी। वॉल को एक स्मूथ टेक्सचर प्रदान करने के लिए प्लास्टरिंग करते हैं। और पॉइंटिंग का मतलब होता है एक प्रकार से मेंटेनेंस टाइप वर्क भी इसको समझ सकते हैं। दूसरा ये भी होता है कि जब दीवार बनती है तो प्लास्टरिंग करने से पहले वॉल में जहाँ भी दीवार में डिफेक्ट्स हैं, जहाँ का आपका मोटार जो जॉइंट का जो निकल चुका है, जहाँ ईंट में ब्रेक्स हैं, वो गेपिंग है, उसको पूरा ठीक करते हैं ताकि अच्छे से हम प्लास्टर कर पाएँ। उस वर्क को हम पॉइंटिंग वर्क बोलते हैं। मतलब दीवार बनने के बाद और प्लास्टरिंग करने से पहले दीवार को जो थोड़ा बहुत मोटार से ठीक किया जाता है उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग वर्क दोनों सेपरेटली मेजर करते हैं, दोनों को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है क्योंकि ये सरफेस वर्क होता है, एरियल वर्क होता है, इसलिए प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग दोनों को हम स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ डिडक्शन देखे थे। डिडक्शन अगर मैं आपको ऊपरी तौर से बताऊं तो हमने ये समझा था कि अगर आपका ओपनिंग का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है या वहां तक है तो हमें कोई रिडक्शन नहीं करना है। 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर के बीच में है तो रिडक्शन वन साइड करना है और जेम्स ऑफ इट सिल को अकाउंट नहीं करना है। और अगर आपका ओपनिंग का एरिया 3 स्क्वायर मीटर से बियॉन्ड है, उससे ज़्यादा है, तो हमें रिडक्शन करना है प्लास्टर का, या वो प्लास्टर के अंदर ओपनिंग के लिए दीवार का जो पूरा एरिया है उसमें ओपनिंग का एरिया का रिडक्शन करना है, माइनस करना है। वॉल एरिया में से ओपनिंग का एरिया माइनस होगा, दोनों साइड होगा, इनसाइड प्लास्टर के लिए भी और आउटसाइड प्लास्टर के लिए। और दूसरा जेम्स ऑफ इट सिल को इस कंडीशन में, इस थर्ड वाले केस में हमें अकाउंट भी करना है और ऐड भी करना है, जोड़ना भी है। नेक्स्ट अगला जो वर्क मैंने आपको बताया था कि हम जो नेक्स्ट वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्लोरिंग एंड रूफिंग वर्क। ठीक है, तो पहले अब इनके बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप समझे, सबसे पहला पॉइंट, फ्लोरिंग एंड रूफिंग वर्क, इन दोनों वर्क को भी सेपरेटली मेजर किया जाता है, दोनों को अलग अलग मेजर करते हैं। ठीक, ये एक साथ मेजर नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, रीजन भी बताऊंगा। बट अभी मैं आपको बता दूं कि फ्लोरिंग एंड रूफिंग मैं आपको साथ में पढ़ा रहा हूं, बट जब हम एस्टीमेट बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब हम एस्टीमेट बनाएंगे तो जो एस्टीमेटर होता है, जो एस्टीमेट बनाता है, वो अपने एस्टीमेशन के दौरान जो उसका मेजरमेंट वाला जो फॉर्म होता है, जहां पे वो मेजरमेंट करता है, जहां पे वो कैलकुलेशन करता है वर्क का, तो वहां पे फ्लोरिंग वर्क का अलग से कैलकुलेशन होगा और रूफिंग वर्क का अलग से कैलकुलेशन होगा। मतलब बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन सेपरेट बेसिस, इंडिविजुअल बेसिस। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब सिर्फ फ्लोरिंग वर्क में, रूफिंग वर्क में क्या होगा उसको थोड़ा समझाइए। तो यहां पर मैंने आपको एक बिल्डिंग का एक सेक्शनल एलिवेशन मैंने यहां पे बना के रखा है। अगर आप यहां पे समझेंगे तो सपोज मान लीजिए ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है, जैसे कि यहां पे शो रहा है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, जमीनी सतह है। अब यहां से हल्का सा मकान को ऊपर उठाते हैं, जितना हम मकान को यहां पर ऊपर उठाते हैं, इस पोर्शन को आप सभी लोग जानते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ। हिंदी में बोले तो कुर्सी, और अगर इंग्लिश में हम बोले तो ये क्या हो गया आपका, प्लिंथ। जहां पर प्लिंथ होता है, जहां तक मकान को उठाया जाता है जमीन से, वो जो लेवल होता है वो क्या हो गया, हमारा प्लिंथ लेवल हो गया। अब प्लिंथ लेवल तक जब मकान उठ जाता है तो उसके बाद पहला फ्लोर तैयार होता है, पहला फ्लोर बनाते हैं, ये वाला आपको दिख रहा है। ठीक, दिस इज दी फर्स्ट फ्लोर, और इस फ्लोर को हम फर्स्ट फ्लोर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद अगला जो होगा वो होगा फर्स्ट फ्लोर। अगला जो आएगा, अगर सपोज मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो फिर अगला जो आ जाएगा वो सेकंड फ्लोर, और मान लो जो अगला है वो आ गया आपका थर्ड फ्लोर, सो ऑन। मैंने इस एग्जांपल में 3 फ्लोर तक कंसीडर करें। उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन आएगा उसको हम बोलेंगे रूफिंग, वो रूफिंग वर्क के अंदर आएगा, और इस वाले को हम टेरेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरेस। तो ये आपका यहाँ पे रूफिंग में काउंट हो जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिला कि फ्लोरिंग और रूफिंग का मतलब क्या है। मतलब ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये 1, 2, 3 एंड 4 ये आपके फ्लोर है, और ये वाला आपका टेरेस या रूफ कंसीडर किया जाएगा। तो अब बात आती है कि सर फ्लोरिंग वर्क करते किससे हैं, इसको किस में मेजर करना है, और रूफिंग वर्क में क्या चीज की जाती है और इसको किससे मेजर करना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। मैं आपको इंडिविजुअली सेपरेटली दोनों 1 बाय 1 समझाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लोरिंग वर्क से, हम फ्लोरिंग वर्क को समझते हैं।
अब देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोरिंग और रूफिंग है, इन दोनों को भी सेपरेटली मेजर करना है। बट अगर फ्लोरिंग को देखें तो यहां भी हमें देखने को मिलता है, एक तो आपके पास में ये है, ठीक, ग्राउंड, एक तो ग्राउंड फ्लोर हो गया फ्लोर के अंदर भी, और एक हो गए बाकी सारे अदर फ्लोर। अदर फ्लोर का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो फ्लोर के अंदर भी आपके पास कितनी कैटेगरी होगी? 2 कैटेगरी होगी फ्लोरिंग के अंदर भी। फ्लोरिंग वर्क में मेजरमेंट करते दौरान भी हमारे पास 2 कैटेगरी बन गई। एक कैटेगरी तो हमारे पास क्या बन गई, एक तो हमें ग्राउंड फ्लोर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दूसरा हमारे जो अदर फ्लोर्स हैं उनका भी हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। अदर फ्लोर्स में क्या आ जाएगा? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन। सर ये आप अलग अलग क्यों बता रहे हो? अलग अलग मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड का नियम है कि फ्लोरिंग और रूफिंग वर्क को तो सेपरेटली मेजर करना है, पर साथ ही साथ जब फ्लोरिंग का मेजरमेंट करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर का मेजरमेंट भी अलग होता है और बाकी सारे फ्लोर का भी अलग मेजरमेंट होता है। मतलब ये दोनों भी इंडिविजुअली सेपरेटली मेजर किए जाएंगे, ठीक। मतलब फ्लोरिंग वर्क के अंदर आप ध्यान रखें, मेन हेडिंग आएगी फ्लोरिंग वर्क। जब एस्टिमेटर बनाता है फिर वो ग्राउंड फ्लोर पहले मेंशन करेगा, पहले उसका कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर बाकी सारे फ्लोर का एक साथ मेजरमेंट होगा। कारण क्या है? कारण इसका बड़ा सिंपल सा हो सकता है। एक कारण तो ये होता है कि जनरली जब भी कोई मकान बनता है तो ग्राउंड फ्लोर आपका पूरा जितना आपका प्लॉट एरिया होता है, सपोज मान लीजिए आपका प्लॉट एरिया ये 1000 स्क्वायर फीट, तो कुछ थोड़ा बहुत यहां पर लोग ओपन एरिया छोड़ देते हैं। ये सपोज मान लो यहां पर ये आपका ओपन एरिया हो गया, तो रिमेनिंग इतने पोर्शन के अंदर क्या होता है, आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर तैयार होगा। इसके बाद जब मकान ऊपर उठता है, फर्स्ट, सेकंड, दूसरे फ्लोर बनते हैं, तो थोड़ा सा वो और पीछे हट के बनते हैं। मतलब हो सकता है कि बाकी सारे फ्लोर आपके इतने इतने में बने या कुछ इतने इतने पोर्शन में बने, तो ग्राउंड फ्लोर थोड़ा सा ज्यादा होता है, बाकी सारे फ्लोर अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, जनरली ऐसा होता है। तो एक कारण ये हो गया, इसलिए बाकी सारे फ्लोर को हम अलग करते हैं, ग्राउंड फ्लोर को अलग करते हैं। दूसरा एक रीजन ये भी है यहां पर कि यहां पर आप समझते हैं यहां पर क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट मतलब मलबा, है ना, ब्रिक्स, ईंटों का चूरा होगा, पत्थर होंगे, ब्लास्ट होगा मतलब ब्रिक ब्लास्ट, सुर्खी होगा मतलब ईंटों का चूरा, मलबा बोल सकते हैं। तो ये सब यहां पे पूरा फिलअप होगा और कुल मिलाकर यहां पर नीचे क्या होगी, सॉइल होगी। तो हो सकता है कि आपका जो ग्राउंड फ्लोर, जो पानी है यहाँ पे नीचे, वो यहां से पेनिट्रेट करते करते अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। जो ग्राउंड वाटर होगा, जो जमीन में पानी होगा, वो आपका धीरे धीरे यहां पर ऊपर पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये समझ में आता है कि ग्राउंड फ्लोर जब हम बनाएंगे तो हमें ग्राउंड फ्लोर ऐसा बनाना है कि वो इस पानी को ऊपर ना आने दे। तो मतलब ये समझ में आता है कि जब भी हम ग्राउंड फ्लोर करेंगे तो यहां पर हमें वाटर परमिएबल एलिमेंट या वाटर परमिएबल, ऐसा बोल सकते हैं कि जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो पानी के अपवर्ड मूवमेंट को यहां पर रोक पाए। या सीमेंट के साथ में हमें ऐसा भी कुछ मटेरियल मिलाना पड़ेगा जिसकी बाइंडिंग पानी से इतनी प्रभावित ना होती हो, या ऐसा मटेरियल जो हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी रखता हो। आई थिंक आपने बिल्डिंग मटेरियल के अंदर हाइड्रोलिसिटी वर्ड का नाम सुना होगा। हाइड्रोलिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू सेट इन द डैम्प प्लेसेस। नमी वाली जगह में, गिली जगह पे भी सेट होने की एबिलिटी रखना, बाइंडिंग रखना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी, ठीक। तो हाइड्रोलिसिटी क्या होता है, अगर हम खाली जैसे ये है, अगर आप समझे तो ये सारे फ्लोर जो हैं और ये वाला फ्लोर है, ये बनेंगे किससे, कंक्रीट से, सीमेंट कंक्रीट से। अब बनेंगे कंक्रीट से। अब कंक्रीट क्या हो गया, एक तो आपका सीमेंट कंक्रीट भी होता है, एक आपका लाइम कंक्रीट भी होता है, ठीक। और एक सीमेंट में थोड़ा सा लाइम मिलाकर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो जनरली क्या होता है, यहां पर हमें पानी को, मूवमेंट को नहीं रोकना, क्योंकि ये ऊपर वाले फ्लोर है, यहां तो पानी आ सकता नहीं है, ठीक है, नीचे से पानी नहीं आ सकता, ग्राउंड वाटर नहीं आ सकता। तो यहां पर हमें पानी को चेक नहीं करना है, पानी के मूवमेंट को। तो यहां पे जो हम करेंगे वो हमारे नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट से भी कर सकते हैं, पर यहां पे जब हम करेंगे तो जनरली हम लाइम कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइम कंक्रीट में क्या होता है, थोड़ी सी हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे केसेस में हम लाइम कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी में हम सीमेंट कंक्रीट करेंगे। एक रीजन ये भी है मटेरियल वाइज, इसलिए इसका मेजरमेंट अलग करते हैं ग्राउंड फ्लोर का, और इन सब का मेजरमेंट अलग किया जाता है। नेक्स्ट इसका ये भी रीजन है, एक रीजन ये भी है, इसका एक रीजन क्या है कि
इंडिया में कहीं भी घर बने, कहीं भी मकान बने, ग्राउंड फ्लोर की मोटाई कितनी रखनी है, ग्राउंड फ्लोर की थिकनेस कितनी रखनी है, ये कभी भी मैसन को बताने की जरूरत नहीं है। किसी का भी मकान हो इंडिया में कहीं भी बनेगा, वो जमीन के ऊपर जब बनेगा तो जो मिस्त्री है वो अपने अकॉर्डिंग खुद उसकी थिकनेस सोच सकता है। ऑनर को बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी थिकनेस क्या रखी जाए। बट ये जरूर पॉसिबल है कि जैसे जैसे आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा, फील्ड पे ऑब्जर्व किया होगा, या खुद का आपके भी कॉन्सेप्ट दिमाग चलते होंगे कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो जो ये थिकनेस होती है फ्लोर की, इसको धीरे धीरे थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। मतलब ये जो थिकनेस होती है थोड़ी सी कम कम करती जाती है, इसको कुछ डिक्रीज करते जाते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर कोई मकान बनेगा तो ग्राउंड फ्लोर की थिकनेस मिस्त्री खुद अपने आप डिसाइड कर लेगा, बट बाकी सारे फ्लोर की थिकनेस वेरी कर सकती है। मतलब कि बाकी सारे फ्लोर में लेंथ भी वेरी करेगी, मकान कितना लंबा है कितना चौड़ा है, लेंथ भी वेरी करेगी, विड्थ भी वेरी करेगी, और बाकी सारे फ्लोर में यहां पर थिकनेस भी वेरी कर सकती है। बट ग्राउंड फ्लोर के अंदर लेंथ और विड्थ वेरी करेगी फ्रॉम डिफरेंट कंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट कंस्ट्रक्शन। अलग अलग कंस्ट्रक्शन में मकान की लंबाई चौड़ाई के अनुरूप ग्राउंड फ्लोर की लंबाई चौड़ाई हो सकती है, बट थिकनेस सभी मकान की ऑल ओवर इंडिया ग्राउंड फ्लोर की लगभग सेम रखी जाती है। इसलिए मेजरमेंट में अंतर आ गया। अगर हम यहां पर देखेंगे तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो समझ में आ रहा है कि वो एरियल वर्क है, उसमें थिकनेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट बाकी सारे जो फ्लोर हैं उसमें लेंथ भी वेरी कर रही है, विड्थ भी वेरी कर रही है, थिकनेस भी वेरी कर रही है, मतलब ये वॉल्यूमेट्रिक वर्क है। तो यानी कि जब मेजरमेंट करेंगे फ्लोरिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर का और बाकी सारे फ्लोर का, तो हमें यहां तो यूनिट्स भी अलग अलग बतानी पड़ेगी। यानी कि अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करेंगे तो इसे हम किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर के अंदर। ग्राउंड फ्लोर में हम थिकनेस मेंशन नहीं करते हैं, वहीं पर बाकी सारे फ्लोर में थिकनेस भी बतानी पड़ेगी, इसलिए उनका जो मेजरमेंट है वो किस लिए होगा, क्यूबिक मीटर में। मैं एक बार और रीजन आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ग्राउंड फ्लोर कहीं भी मकान बनेगा, मिस्त्री को ग्राउंड फ्लोर की मोटाई बताने की जरूरत नहीं, वो खुद अपने मन से डिसाइड कर लेगा। बाकी जो अदर फ्लोर है उनकी थिकनेस वेरी कर सकती है, इसलिए बाकी सारे फ्लोर क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे और ग्राउंड फ्लोर को जो है हम स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करेंगे। सर ग्राउंड फ्लोर में और अदर फ्लोर में ये तो समझ में आया कि किस में मेजर करेंगे। सर ये बनाते किससे हैं, तो आप बात को समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ग्राउंड फ्लोर में आपको पानी के मूवमेंट को रखना है, रोकना है, तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो हम किससे करेंगे, यहां पर हम लाइम कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको यहां पर हम बोलेंगे बेस लाइम कंक्रीट। तो यहां पर आपका लाइम कंक्रीट किया जाएगा। बाकी जो सारे फ्लोर हैं इसमें हम सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे, लाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी का मूवमेंट यहां पर नहीं रोकना। और लाइम किस लिए ले रहे हैं, लाइम में हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है। नो डाउट सीमेंट कंक्रीट की बाइंडिंग स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, बट यहां पर हमें स्ट्रेंथ तो चाहिए, साथ ही साथ हमें यहां पर हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी भी चाहिए, और हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी लाइम की थोड़ी सी अच्छी होती है। तो यहां पर हम बेस लाइम कंक्रीट करेंगे और बाकी सारे फ्लोर में हम सीमेंट कंक्रीट करेंगे। सर और क्या चीज आएगी, तो यहां पर जो आपका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर ये जो बनेगा, ठीक, ये भी इस तरह से लेवल में तैयार होगा। मतलब सबसे पहले तो यहां पर आपका ये बेस लाइन कंक्रीट हो गया, ठीक, ये आपका कंक्रीट हो गया। अब इस कंक्रीट के ऊपर क्या होगा, फिर यहां पर अगली लेयर आएगी जो फिनिशिंग देगी, और वो जो अगली लेयर होगी वो किसकी होगी, वो प्लास्टर किया जाएगा, मतलब वो प्लास्टरिंग होगी। ठीक है, प्लास्टरिंग होने के बाद नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, अगले लेवल पर यहां पर एक लेवल और आएगा और इस लेवल पर यहां पे टाइल्स लगेगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। मतलब अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो बेस लाइन कंक्रीट होगा, उसके बाद अगले उसमें यहां पर क्या आ जाएगा, प्लास्टरिंग होगा, और उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, टाइलिंग वर्क होगा। अगर मैं बाकी सारे फ्लोर की बात करूं तो बाकी सारे फ्लोर में क्या होगा, वहां पे सीमेंट कंक्रीट होगा, वहां पर भी क्या होगा, वहां भी प्लास्टर करना पड़ेगा टाइल्स लगाने के लिए। टाइल्स किसके ऊपर लगेगी, पकड़ कैसे बनेगी, फिनिशिंग हो गई तो प्लास्टरिंग हो गया, और फिर यहां पर भी क्या होगा, टाइलिंग वर्क होगा, है ना। ये आपको यहां पे समझना है। ठीक, दूसरा
मैंने आपको बोला कि बाकी जो सारे फ्लोर्स हैं इन सभी को हम क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर करते हैं, मतलब इन सभी की थिकनेस वेरी करती है। इसकी जो थिकनेस है वो कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, बट वो खुद मिस्त्री अपने अकॉर्डिंग वहां पे डिसाइड कर लेता है, तो वो हमें वहां पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम ग्राउंड फ्लोर को खाली लेंथ और विड्थ में यानी स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। बट बाकी सारे फ्लोर की थिकनेस तो वेरी करेगी। फिर भी यहां पर एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड बाकी सारे फ्लोर की थिकनेस मेंशन की गई है, कितनी कितनी थिकनेस यहां पर लेते हैं बाकी सारे फ्लोर की। तो बाकी सारी जो फ्लोर की थिकनेस ली जाती है वो है 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, मतलब बाकी सारे फ्लोर की जो थिकनेस है वो है 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे आप बोलोगे सर फिर आपने बोला इसको तो स्क्वायर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, थिकनेस तो अलग अलग होती है, फिर यहां पे थिकनेस क्यों आई? तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे थिकनेस वेरी करेगी, नो डाउट। उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में जहां भी जो मकान बन रहा है उसकी थिकनेस कितनी ली गई है वो लेना पड़ेगा। बट ये थिकनेस जो है इसका मतलब क्या है? ये जो थिकनेस है ये थिकनेस फिक्स नहीं है, ये थिकनेस इतनी बताई गई है, इतनी ली जा सकती है, मतलब बाकी सारे फ्लोर में थिकनेस इतनी ही लेना नहीं है, इतनी जनरली प्रोवाइड की जाती है। इसलिए मेजर तो क्यूबिक मीटर में करेंगे, बट जनरली बाकी सारे फ्लोर की जो थिकनेस होती है वो लगभग इन थिकनेस के आसपास होती है, यहां से यहां तक रेंज आउट करती है। नेक्स्ट अगला अब आता है इन्हीं रिलेटेड, अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूं तो हमें ये तो समझ में आया कि फ्लोरिंग वर्क के अंदर फ्लोरिंग और रूफिंग को अलग अलग कंसीडर करना है, ये हमें पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा हमें समझ में आया कि फ्लोरिंग के अंदर भी ग्राउंड फ्लोर को अलग कंसीडर करना और बाकी सारे फ्लोर को अलग लेना है। ये भी हमें समझ में आया कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमें स्क्वायर मीटर में मेजर करना है और बाकी सारे फ्लोर को क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर करना है। बाकी सारे फ्लोर का जो थिकनेस स्पेसिफाइड है, फिक्स नहीं है, स्पेसिफाइड बताई गई है इस पर द इंडियन स्टैंडर्ड, वो है 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। नाउ अब बात आती है कि जैसे सर आपने कहा था कि जो बाकी सारे फ्लोर इनमें टाइलिंग वर्क होगा, तो यहां से सर इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? तो पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी में बताता हूं आपको। जो टाइलिंग वर्क है उस टाइलिंग वर्क के अंदर कौन कौन से हम टाइल्स लगा सकते हैं, तो ये तो जनरल यहां पे हो जाएगा। टाइल्स हम जनरली कौन सी लगाते हैं? तो अगर मैं टाइल्स की बात करूं तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं मार्बल का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर जो दानेदार टाइल्स आती, कभी आपने नाम सुना हो तो उसका हम बोलते हैं मोसेक टेराजो, तो हम मोसेक टेराजो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्बल हो गया, ठीक। दूसरी जो आजकल चलती है चमकदार जो आप घर वगैरह में यूज करते हैं वो गई विट्रीफाइड टाइल्स, तो हम ये सब कर सकते हैं, ठीक। मार्बल, मोसेक टेराजो, विट्रीफाइड टाइल्स। फ्लोरिंग में ये जो प्लास्टर के ऊपर टाइल्स लगेगी तो ये हम कुछ टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोसेक टेराजो पुराने जमाने में लगाई जाती थी, आजकल मोसेक टेराजो छत पे लगाई जाती है। फ्लोर्स में प्रीफर नहीं करते, एस्थेटिक उतना अच्छा नहीं आता है। फॉर द एस्थेटिक पर्पस आपको कॉस्टिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है तो आप मार्बल इस्तेमाल करें, काफी अच्छा फिनिशिंग आती है। और नहीं तो अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव बात करनी है तो आप विट्रीफाइड टाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका टाइलिंग। सर क्वेश्चन क्या आया था यहां से? क्वेश्चन ये आया था कि जब भी हम फ्लोरिंग वर्क के अंदर टाइल्स लगाते हैं तो आपने भी देखा होगा जब आप मकान बनाओ या पड़ोसी का अगर मकान बना हो तो वहां पे टाइल्स की घिसाई करते हैं, फिनिशिंग होती है, चमक लाने के लिए प्रॉपर फिनिशिंग की जाती है, उसको लेवल में करते हैं, घिसाई होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि जब भी टाइलिंग वर्क होता है तो जो टाइल्स की फिनिशिंग करते हैं उसमें कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आप ध्यान रखिएगा। जब भी टाइलिंग वर्क करते हैं तो उस समय घिसाई करते दौरान मोसेक टेराजो के अंदर पर्टिकुलरली ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, उससे इसमें अच्छी फिनिशिंग आती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक जो है मैंने आपसे डिस्कस करा हमारा फ्लोरिंग वर्क। नाउ नेक्स्ट कम इज रूफिंग वर्क। अगर हम मैं रूफिंग वर्क की बात करूं तो रूफिंग वर्क में क्या आ जाएगा? ये छत वाला हो गया, तो रूफिंग मतलब ये वाला पोर्शन। तो यहां पर क्या होगा? अच्छा, अब यहां पे भी जो आपका रेन वाटर है, ऊपर बारिश का पानी है, वो भी यहां से इसमें परकोलेट हो सकता है, छत से नीचे आ सकता है, तो हमें उसको भी चेक करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा।
इसका मतलब यहां पर जो हम मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे वो भी ऐसा होना चाहिए जो नमी में अपनी बाइंडिंग को मेंटेन रिटेन कर पाए, यानी हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी कि यहां पर भी जो हम पहले लगाएंगे रूफिंग जो होती है वो भी इस तरह से लेवल में होती है। तो ये यहां पे जो सबसे पहले हमारा ये पहली जो लेयर होगी इसको, ये भी आपकी लाइम कंक्रीट से होगी, और इस वर्क को यहां पर बोलते हैं लाइम कंक्रीट टेरेसिंग। क्या बोलेंगे? लाइम कंक्रीट टेरेसिंग। तो पहले तो आपका यहां पे लाइम कंक्रीट किया जाएगा, उसके बाद अगेन इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी, वो फिनिशिंग के लिए आएगी और टाइल्स लगाने के लिए आएगी। टाइल्स लगी नहीं, टाइल्स को लगाने के लिए यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो अब यहां पर अगला जो वर्क होगा वो क्या होगा? प्लास्टरिंग होगा। तो ये प्लास्टरिंग हो गया, और इसके बाद जो यहां पर नेक्स्ट लेयर आएगी, वो जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो आएगी आपकी टाइल्स की। तो वो जो वर्क होगा वो आपका टाइलिंग वर्क हो जाएगा। और छत की बात है तो जनरली जो हम टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी कर सकते हैं? मोसेक टेराजो हम लगा सकते हैं, या कुछ लोग चाहते हैं पैसे की दिक्कत नहीं है मार्बल लगा लो, नहीं तो मार्बल ज़्यादा गर्म होता है। वैसे कई जगह जो चिकनी टाइल्स आती हैं, विट्रीफाइड टाइल्स होती है चमक वाली, वो जनरली लगा देते हैं फॉर ग्रीन बिल्डिंग पर्पस। ऊपर वो आपकी जो नॉर्मल जो टाइल्स होती हैं उनको लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जो टाइल्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट को, तो सन रेज जो भी आएंगी वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो आपका घर पूरा ठंडा रहेगा। इसलिए भी कुछ लोग ऊपर टाइल्स लगाना प्रीफर करते हैं। बट अगर पैसा नहीं है, उसमें पैसा लगता है नहीं, तो फिर आप पैसे बचाना है, कॉस्ट इफेक्टिव बात करनी, तो आप मोजेक टेराजो भी लगा सकते हैं। सस्ती आती है इसलिए जनरली लोग मोजेक टेराजो को प्रीफर करते हैं। मोजेक टेराजो आपने देखा होगा स्क्वायर शेप की छोटी सी थी, इसमें दाने दाने दिखते हैं, तो वो वाली जो टाइल्स है उसको हम बोलते हैं मोजेक टेराजो। तो अब बात आती है सर रूफिंग वर्क है, इसकी कोई थिकनेस है क्या? पर्टिकुलर इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो रूफिंग वर्क की भी जो थिकनेस है मेनली आपकी ये वाली थिकनेस लाइम कंक्रीट टेरेसिंग की, तो ये जो थिकनेस है ये होती है करीब एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 7.5 से 12 सेंटीमीटर के आसपास। बट ये जो थिकनेस है ये थिकनेस भी स्पेसिफाइड की गई है, मतलब ये जो थिकनेस है ये फिक्स नहीं है, लकीर की फकीर नहीं है कि यही थिकनेस लेना है। यहां से यहां तक इसकी जो मोटाई है वो रेंज आउट करती है। मतलब सर इसमें भी जब हम मेजरमेंट करेंगे रूफिंग वर्क का तो लेंथ और विड्थ और थिकनेस ये तीनों में मेंशन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहां पर आपको तीनों मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि ये बात समझ में आ जाती है कि रूफिंग वर्क भी किस में मेजर होगा? क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर होगा। यानी ये बात यहां पर हम नोट कर लेंगे कि फ्लोरिंग अलग काउंट होगा, रूफिंग अलग काउंट होगा। फ्लोरिंग के अंदर भी ग्राउंड फ्लोर कैलकुलेशन को एज अ एरियल वर्क लेके चलना है। वॉल्यूमेट्रिक वर्क, वॉल्यूमेट्रिक वर्क, वॉल्यूमेट्रिक वर्क, ऐसे जितने भी फोर हैं सब एज अ वॉल्यूमेट्रिक वर्क में काउंट होंगे, यानी क्यूबिक मीटर में। और जो रूफिंग है वो अलग से, और वो भी क्यूबिक मीटर में हमें मेजर करना है। आई होप आपको यहां पर फ्लोरिंग एंड रूफिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट दूसरा, जब भी हम छत डालते हैं, यहां पे रूफिंग किया जाता है, फ्लोरिंग किया जाता है, तो आपको पता होगा जब मकान बनता है तो कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स का मेरा मतलब क्या है? सेंटरिंग, शटरिंग, ठीक। दूसरा फॉर्म वर्क का इस्तेमाल करते हैं छत जब डालते हैं। साथ में बल्लियां, आपने देखा होगा बल्लियां लगाते हैं, बांस की वो बल्लियां आती है, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ जब ये फ्लोरिंग एंड रूफिंग वर्क करते हैं तो साथ में कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में क्या क्या रहेगा? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में एक तो आ जाएगा आपका फॉर्म वर्क, दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा हमारा यहां पे आ जाएगा सेंटरिंग, शटरिंग, ठीक। सेंटरिंग, शटरिंग मतलब वो जो भी नीचे वो बल्लियां लगाकर वो ईंटें लगाते हैं नीचे, वो सेंटरिंग, शटरिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक। और एक और यहां पर क्या आ जाएगा? स्केप फोल्डिंग, सपोर्ट देने के लिए जो हम बांस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका यहां पे स्केप फोल्डिंग आ जाएगा। तो फॉर्म वर्क को कैसे मेजर करते हैं? तो फॉर्म वर्क को वैसे तो अगर छोटा कार्य स्मॉल वर्क है तो ना तो इसे कंसीडर करना है, ना इसे करना है, ना इसे करना है, मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क में कंसीडर, कैलकुलेट नहीं करना, मेजर नहीं करना। बट अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बड़ा है, लार्ज प्रोजेक्ट है, तो हमें तीनों को कंसीडर करना है। स्केप फोल्डिंग और सेंटरिंग, शटरिंग को क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर किया जाएगा फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट, और जो फॉर्म वर्क है उसको स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर किया जाएगा।
आई होप आपको ये वाली बात यहां पर ध्यान रहेगी। सेंटरिंग, शटरिंग एंड स्केप फोल्डिंग आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, वेयर एज फॉर्मवर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिए, सेंटरिंग, शटरिंग, स्केप फोल्डिंग मतलब ये बांस बल्लियां होती जो टिकाने के लिए, जो छत डलती है तो उसको यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए जो बांस बल्लियां लगाते हैं वो होता है। तो सर अब ये बात समझ नहीं आई कि सर फिर क्यूबिक मीटर में कैसे मेजर करेंगे बांस बल्ली को, या वो जो हम वहां पे ईंटें लगा रहे हैं नीचे। कहने का मतलब ये क्यूबिक मीटर का मतलब ये सेंटरिंग, शटरिंग, स्केप फोल्डिंग का नहीं है। ये क्यूबिक मीटर में मेजर करना है मतलब आपका जो भी ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो स्केप फोल्डिंग कहीं से अरेंज करेगा, शटरिंग, शटरिंग को वहां पे अरेंज करेगा, तो उसे सिर्फ क्यूबिक मीटर में वो वर्क मेजर करना है कि छत कितनी बनानी है, फ्लोर कितना डालना है, जो ऊपर ये फ्लोर बनना है कितना बनना है, उसका कितना क्यूबिक मीटर है, वो कार्य का क्यूबिक मीटर वो मेंशन करता है। और बाय द एक्सपीरियंस उसको पता होता है कि भैया 4 क्यूबिक मीटर की छत डालने के लिए इतने सेंटरिंग, शटरिंग और स्केप फोल्डिंग अरेंज करने पड़ेंगे, 10 क्यूबिक मीटर के लिए इतने करने पड़ेंगे, 20 क्यूबिक मीटर के लिए इतने करने पड़ेंगे। तो ये उसको बाय द एक्सपीरियंस पता होता है। यानी क्यूबिक मीटर सेंटरिंग, शटरिंग, स्केप फोल्डिंग का नहीं, ये वो कार्य का है जिसमें सेंटरिंग, शटरिंग और स्केप फोल्डिंग इस्तेमाल होने वाले हैं। तो जब भी सेंटरिंग, शटरिंग, स्केप फोल्डिंग लार्ज प्रोजेक्ट में उसको लिखना होगा तो वो वहां पे क्यूबिक मीटर में वो रूफिंग या फ्लोरिंग मेंशन कर देगा कि इतने क्यूबिक मीटर की छत डालनी है, और बाय द एक्सपीरियंस फिर वो उतना सेंटरिंग, शटरिंग या स्केप फोल्डिंग वहां पे अरेंज कर लेगा। और फॉर्म वर्क जो होते हैं ये आपके तख्ते तकाते होते हैं जो छत के नीचे लगते हैं। देखे होंगे आपने लोहे के लगते हैं, ठीक है, लोहे या लकड़ी के जनरली इस्तेमाल करते हैं, लोहा या लकड़ी। तो वो लोहे लकड़ी के वो शेप कास्ट करने के लिए जो आते हैं, प्लेट बोल सकते हैं, तख्ते बोल सकते हैं, वो जो होते हैं, तो वो तो वैसे भी आपकी जो छत है उसके नीचे, उसकी सतह पे लगते हैं। छत के अंदर तो लगते हैं नहीं, छत के ऊपर लगते हैं, सतह पर। इसलिए उनको किस में मेजर कर रहे हैं हम? स्क्वायर मीटर के अंदर। आई होप आपको फ्लोरिंग एंड रूफिंग वर्क समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम समझेंगे कि जब भी आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो उसमें पेंट, वार्निश, डिस्टेम्पर, इनका किस तरह से मेजरमेंट कैलकुलेशन किया जाता है, और जो वुडन वर्क होता है पूरा किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर, उस वुडन वर्क का जो मेजरमेंट है उसको हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक, आई होप आपको फ्लोरिंग एंड रूफिंग समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक बार और समरी दे देता हूं। फ्लोरिंग और रूफिंग को अलग अलग मेजर करना है। ग्राउंड फ्लोर को स्क्वायर मीटर में, बाकी सारे फ्लोर को क्यूबिक मीटर में, और रूफिंग को क्यूबिक मीटर के अंदर। जो भी टाइल्स होती है उसे घिसाई करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में सेंटरिंग, शटरिंग और स्केप फोल्डिंग क्यूबिक मीटर में, और फॉर्मवर्क को स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम पेंट, वार्निश और डिस्टेम्पर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।